जर्मनी सिंगल्स के लिए तो मुझे लगता है नहीं बना है, क्योंकि अगर आप सिंगल्स में हैं तो आप जिनके घर बसे हुए हैं आप उनका टैक्स भर रहे हो। अपार्टमेंट के लिए 100-200 लोग अप्लाई करते हैं। में जॉब मिलना भी इतना आसान नहीं है, अनलाइक इंडिया की जहाँ पे हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं। फ्लुएंट जर्मन इज अ मस्ट। तो अगर आपकी स्किल्स थोड़ी कम भी हो जाए चलेगा, लेकिन लैंग्वेज कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिस जा रहे हो आप, जैसी सिटी रजिस्ट्रेशन कराते हो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, घर रजिस्टर करवा रहे हो या शादी रजिस्टर करवा रहे हो या फिर आप सिटी से डी रजिस्टर करवा रहे हो, तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपको अपना वीज़ा बढ़ाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और बैंक जा रहे हो तो आपको अपना अकाउंट खुलवाने के लिए भी आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि जर्मनी जाओ और इंग्लिश में काम हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इंग्लिश में काम यहाँ पे नहीं होता। राइट, आप बैंक जाओ तो जर्मन, हॉस्पिटल जाओ तो जर्मन, हेयर कट के पास जाओ तो जर्मन, तो एवरीवेयर इट्स लाइक जर्मन जर्मन जर्मन। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। हेलो गाइस। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जर्मनी के स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे, ना कि जस्ट अच्छी चीज़ें जो आपको दिखाई जाती हैं यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, कंसल्टेंट्स के थ्रू। राइट हर्षिता? यस। तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे देखी जाती है जब आप पहली बार जर्मनी में आते हो, वो है यहाँ का कल्चरल शॉक, पेपर वर्क। यस, तो यहाँ का जो पेपर वर्क का जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट है फ्रॉम आवर कंट्री। यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा लंबी चलती है और यहाँ पे हर चीज़ का प्रोसेस है। तो पहली बात तो अगर आप यहाँ आएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर लीजिए आपको बहुत सारे मेल्स मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगे, लेटर्स मिलेंगे, चाहे वो सिटी रजिस्ट्रेशन का हो या मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या टैक्स इनवॉइस हो या रेडियो बिल्स हो। तो आपको बहुत सारे लेटर्स मिलेंगे, जिन लेटर्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और ये लेटर्स जर्मन में होते हैं तो आपको उन्हें ट्रांसलेट करके समझना है। आप इन लेटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी इन लेटर्स में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आप मिस नहीं कर सकते हैं। पेपर वर्क जर्मनी में अभी भी ये लोग आपके 70s और 80s के स्टाइल पे फॉलो कर रहे हैं, अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है। यहाँ पे कम्प्लीटली डिजिटल हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थिंक हर्षिता यहाँ पे पेपर वर्क के थ्रू होती है। यहाँ पे बहुत पेपर वर्क होती है। इनको लगता है कि जब तक हम कोई चीज़ बाई पोस्ट सेंड नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ वैलिड नहीं है या वो ऑथेंटिक नहीं है। तो यस, वन थिंग दैट यू विल फील इज कि बहुत सारा पेपर वर्क, यहाँ सब कुछ डिजिटल नहीं है। आपको टाइमली पूरे के पूरे अपने पेपर्स, अपने लेटर बॉक्स को ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कोई इंपॉर्टेंट डेट मिस नहीं हो रही है। सारे के सारे रेडियो बिल्स जो हैं वो भी जर्मन में आते हैं, आपको टाइमली उनका बिल पे करना होता है। आपके कोई ड्यूज हैं, पोस्टपोर्ड है, ईमेल में भी भेजते हैं और बाय पोस्ट भी भेजते हैं। मतलब इनको डबल ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है कि हर चीज इन्होंने रिटर्न में हो। हाँ, रिटर्न में हो इनके पास कि हाँ ये इस चीज का हमने लेटर आपको सेंड किया था। ईमेल तो वो करते ही हैं। इवन आप अगर किसी कंपनी में अगर आप रिजाइन भी करते हो, मेरी पिछली कंपनी में तो उनने मुझसे बोला था कि आपको जो है रेजिग्नेशन लेटर भी अपना मैनुअली आपको रिटर्न में साइन करके हमें देना पड़ेगा, तभी वो जेन्युइन माना जाएगा। आप पोस्ट करके भेजेंगे। तो जर्मनी इसी तरीके से काम करती है। आई थिंक चीज जो कि आप देखेंगे यहाँ पे बहुत है वो अपॉइंटमेंट्स। हर चीज के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है, चाहे वो सिटी रजिस्ट्रेशन हो या वो एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो या वो इवन एक हेयर कट भी आपको लेना है, तो आपको उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। और वो अपॉइंटमेंट्स आपको तुरंत नहीं मिलती। जैसे आपको इंडिया में आदत होती है कि आप हर चीज़ जाइए, ऑफिस में चले जाइए सीधे और वो काम हो जाएगा उस टाइम पे, बट यहाँ पे ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं होता है, ऐसे ब्यूरोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे आपको ऑफिस में जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, और आप अपनी डिसाइडेड टाइम पे ही और डेट पे ही जा सकते हैं। तो आप अगर उसमें है कि अगर आपको आएंगे और आपका सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम हिसाब से होगा, क्योंकि ये सारा काम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स के लिए रेडी रहिए। अपॉइंटमेंट्स चलिए ठीक है, सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए तो बहुत नॉर्मल है कि आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो पहले से लेनी पड़ती है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे कम से कम आपको 2 महीने भी लग जाते हैं, 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग की वो आप हाउस आस्ट जिसको बोलते हैं यहाँ पे, या फिर फैमिली डॉक्टर है। यस, और या फिर किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं तो उसमें और ज़्यादा वेटिंग टाइम्स भी लग जाते हैं, आपको 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई अगर किसी बंदे ने पहले अपॉइंटमेंट लिया हो और वो नहीं गया, तो फिर वो अपॉइंटमेंट स्लॉट खाली मिल जाते हैं। तो कभी कभी आप चेक करिए तो आपको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। सो देयर आर चांसेस, बट सिंस यहाँ का जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो अंडरस्टाफ्ड है, तो उस वजह से यहाँ पे जनरली अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस जा रहे हो, आप जैसी सिटी रजिस्ट्रेशन कराते हो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, किसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, घर रजिस्टर करवा रहे हो या शादी रजिस्टर करवा रहे हो
या फिर आप सिटी से डी रजिस्टर करवा रहे हो, तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। आपको अपना वीज़ा बढ़ाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अगर आप बैंक जा रहे हो तो आपको अपना अकाउंट खुलवाने के लिए भी आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो हर चीज़ में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका सारा काम तुरंत हो जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप हर चीज़, अगर आपको पता है कि आपकी कोई डेडलाइंस नियर आ रही हैं तो आप उससे पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट सारी लेके रखिए। इसके साथ ही मेरे को एक चीज़ और याद आती है कि यहाँ पे हर एक चीज़ में जो है आपको लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशली अगर आप कहीं गवर्नमेंट ऑफिस जा रहे हैं या बैंक जा रहे हैं तो हर जगह आपको जर्मन में ही बात करनी पड़ेगी। मान लीजिए फॉर सिटी रजिस्ट्रेशन या बेसिक जो आपकी नीड्स अगर आप वो भी करा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको जर्मन की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको जर्मन नहीं बोलनी आती है देन आपको कोई ट्रांसलेटर ले जाना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि फिर वो कॉन्वर्जेशन नहीं करते आपसे। कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप यहाँ आए हैं और आप ये गवर्नमेंट ऑफिस में आके कोई काम करा रहे हैं तो आपको इतनी तो जर्मन बोलनी आनी ही चाहिए कि जिससे आपका काम हो सके। अगर आपको नहीं आती तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि थोड़ा आपका काम स्लो और बिना ट्रांसलेटर के नहीं चले। यहाँ पे अगर आप हॉस्पिटल्स भी जाते हैं तो हॉस्पिटल में भी आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो इंग्लिश में बात करना नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि वो जर्मन लैंग्वेज में ही आपसे बात करें, तो आपको साफ बोल देंगे अगर आप अपनी प्रॉब्लम हमें जर्मन में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ठीक है, वरना घर जाइए। ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ भी हुआ है पहले। तो फिर आपको थोड़ा सा होमवर्क करके जाना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, आपको उनको क्या समझाना है। आप टूटी फूटी लैंग्वेज में समझा सकते हैं, दैट इज़ ओके विद देम, लेकिन वो चाहेंगे कि आप उनकी अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको जर्मन में समझाएं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको जर्मन आनी चाहिए और आप समझें, नहीं तो वो आपको देखते भी नहीं है। हालांकि इंग्लिश में डॉक्टर्स होते हैं जैसा हर्षिता ने बताया, लेकिन वो लिमिट बहुत कम हो जाती है अगर आप स्पेशली किसी स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं। तो बेटर यही रहेगा कि थोड़ा सा जर्मन की नॉलेज अगर आपके पास है तो ऑलवेज गिव्स यू एन अपर एज। हमेशा हर चीज़ में, वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं है। अगर आप कहीं शॉपिंग भी करने जाते हैं या आपको नॉर्मल कोई भी काम है तो यू नीड टू नो एटलीस्ट बेसिक जर्मन, तो उससे आपका ना थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब मेरे को गवर्नमेंट ऑफिस में फ़ोन करना पड़ता है या अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कराना पड़ता है तो वो मेरे से इंग्लिश में बात करने से क्लियरली मना कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है कि वहाँ के जो गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को इंस्ट्रक्शन साफ दिए जाते हैं कि कोई भी ऑफिशियल काम होगा आपको जर्मन में ही बात करनी पड़ती है। तो ये एक रूल है गाइस। कभी कभी आपको मान लीजिए अगर आपने किसी अपने PR के लिए अप्लाई किया और आपका नहीं आया और आप चाहते हैं कि किसी से कॉल करके उसकी प्रोग्रेस जानना चाहें, तो दीज पीपल आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आप उनको अपनी प्रॉब्लम जर्मन में समझा सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये लोग इंग्लिश में बात नहीं करते हैं और जनरली आपको मेल खेलना पड़ता है इन लोग के साथ। तो यहाँ पे जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि जर्मनी जाओ और इंग्लिश में काम हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि इंग्लिश में काम यहाँ पे नहीं होता। राइट, आप बैंक जाओ तो जर्मन, हॉस्पिटल जाओ तो जर्मन, हेयर कट के पास जाओ तो जर्मन, तो एवरीवेयर इट्स लाइक जर्मन जर्मन जर्मन। एंड अगर आपको मान लीजिए A2 लेवल की जर्मन आती भी है तो आपके साथ और तरह की डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि यहाँ का एक्सेंट अलग अलग होता है। जैसे आप बावेरियन रीजन में तो उनका एक्सेंट अलग होगा, अगर आप कहीं और हैं तो उनका एक्सेंट अलग होगा। तो एक्सेंट प्रॉब्लम और स्पीड प्रॉब्लम, क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट भी बोलते हैं, तो कभी कभी शुरू में तो आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली। हर एक जगह पे आपको डायलेक्ट्स मिल जाएंगी, हर एक रीजन की अलग है। और बोलने से तो आप मान लो आप बोल भी लेते हो अगर आपको कुछ आती भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, ये लोग इतनी फास्ट बोलते हैं एट टाइम्स। अगर आपका जर्मन लेवल B2 भी है तब भी आपको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये लोग बहुत तेज बोलते हैं। तो कभी कभी उनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। बट ये शुरू की इनिशियल स्ट्रगल से जब आप आओगे तो आपको नया नया जब सुनने को मिलेगा, लेकिन जब आप रहने लगोगे 1 साल 2 साल हो जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाओगे इतना अपने अराउंड लोगों को जर्मन में बात करते करते कि धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और प्रॉब्लम सिर्फ जर्मन आने का नहीं है, प्रॉब्लम है कि हम जर्मन सीखने में बहुत ज़्यादा डिले और प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। यस, और हम सीखते रहते हैं और बोलने की प्रैक्टिस भी कम करते हैं। तो जितना सिर्फ हमारे दिमाग में जर्मन होती है उतनी मुंह में भी होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कभी भी कहीं जा रहे हो, आसपास किसी से कुछ हेल्प चाहिए तो आप जर्मन में बात करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू। अनलेस एंड अनटिल हम बोलेंगे नहीं तब तक हमें आएगी नहीं। ये तो डेफिनेट एक फैक्ट है जो मेरे को अभी तक समझ में आया यहाँ पे। तो गाइस, जर्मनी में जॉब मिलना भी इतना आसान नहीं है, अनलाइक इंडिया की जहाँ पे हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं। बस आप पर एज मिल जाता है जिनको लैंग्वेज बोलनी आती है। अगर आप कुछ फील्ड्स हैं तो डिफरेंट फील्ड्स पे डिपेंड करता है। अगर आप IT में हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उनको लैंग्वेज आए, तो उसके लिए आसान होता है। बट इफ़ यू आर इनटू मैनेजमेंट पोजीशन और आप सोचें कि आपको बिजनेस एनालिस्ट इन सब के रोल्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको लैंग्वेज थोड़ा आना चाहिए। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो डिफरेंट CV टाइप होता है। अगर आपने 1 पेजर CV बनाया है या आप CV कैसे बना रहे हो, तो एक फॉर्मेट होता है जो कि यू शुड नो कि वो ATS
वेरीफाइबल हो, तो उस हिसाब से आप चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है टू अप्लाई। लेकिन शुरू में आपको जॉब में स्ट्रगल होगा, आपको बहुत जगह अप्लाई करना पड़ेगा और आपको बहुत जगह से रिजेक्शंस भी आएंगे, जिसकी वजह से आपको डिसहार्टन नहीं होना है, आपको अप्लाई करते रहना है। कभी ना कभी आपको कोई ना कोई ऐसी पोजीशन है जो आपके लिए बनी होगी और आपको मिलेगी, सो यू हैव टू कीप अप्लाइंग। अगर आपको जॉब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से अपना CV प्रिपेयर करना पड़ेगा। जर्मनी में स्पेशली इसको बोलते हैं यूरोपा CV। तो वो यूरोपा CV का फॉर्मेट किस तरीके से है वो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। एंड सेकेंडली जर्मनी में एक स्पेशली आपको कवर लेटर भी प्रिपेयर करना पड़ता है हर एक एप्लीकेशन के साथ में। हर एक कंपनी के लिए मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, ये उसको बहुत सीरियसली लेते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड हो उस पोजीशन के लिए। तो हाँ, अगर आपको अप्लाई चाहिए तो आपको हमेशा एक कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर भेजना चाहिए। थोड़े से स्ट्रगल्स के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे इन सब चीज़ों के, तो फिर आपको एज अ स्ट्रगल नहीं फील होगा। फिर आपको लगेगा कि ओके, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल हियर। काफ़ी कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी सर्टेन बैंकिंग IT की अगर मैं बात करूं तो अगर आप डेवलपर हो तो डेवलपर्स के लिए तो ज़्यादा लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन कहीं कहीं जगह पे जहां पे आपका मैनेजरियल चेक होता है तो वहां पे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एटलीस्ट जर्मन में चीज़ें समझ पाएँ। एटलीस्ट अगर आप जर्मन में समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में रिप्लाई करें। और डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी ऑल्सो, कि अगर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कंपनी है तो वहाँ पे इतना आपको वो बेसिक मांगेंगे आपसे कि हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए B1। शायद वो वहाँ पे कंपनी सेटिंग में नहीं बोला जाता, पर जो यहाँ की जर्मन कंपनीज होती हैं वो तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको जर्मन में बात करनी आनी चाहिए। एंड दैट एज यू मेंशन वो डिपेंड करता है कि अगर आप मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं तो मैनेजमेंट पोजीशन पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट में आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो कि ज़्यादातर जर्मनी में जर्मन स्टेक होल्डर्स हैं। अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है तो ठीक है, चल जाता है। लेकिन अगर आपकी जर्मन कंपनी है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मिनिमम B2 से C1 लेवल की फ्लुएंट जर्मन, और वो इनके रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पे भी आप लिंक्डइन पे देख सकते हो कि वो लैंग्वेज में फ्लुएंट इंग्लिश और फ्लुएंट जर्मन इज अ मस्ट। तो अगर आपकी स्किल्स थोड़ी कम भी हो जाए चलेगा, लेकिन लैंग्वेज कम नहीं होनी चाहिए। एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। अगर जो लोगों को लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए तो एक डिसएडवांटेज है। बट हाँ, जो लोग लैंग्वेज आसानी से सीख लेते हैं और अगर उनके अंदर कोई कमी है स्किल सेट्स की, तो उनको आराम से जॉब मिल सकती है। एक बड़ा जो हार्ट ब्रेक होता है वो होता है कि यहाँ की जो सैलरीज जो हैं वो हैंड टू हैंड हाथ में नहीं आती हैं, और उसमें काफ़ी मेजर पोर्शन टैक्स में कट जाता है। तो अगर मेरी सैलरी मान के चलिए कि अगर 60,000 सैलरी अगर मेरी आ रही है तो मेरे हाथ में पर मंथ 3,000 से 3,200 यूरो ही हाथ में आएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मेरा इनकम टैक्स, सॉलिडेरिटी टैक्स और पेंशन में, हेल्थ इंश्योरेंस में चला जाता है। तो जनरली अगर आपको लग रहा है कि आपके पास आपकी सैलरी और आपका पे स्केल बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करिए कि 35 से लेकर 42% तक टैक्सेस पड़ते हैं, एंड जिसकी वजह से आपकी सैलरी अगर 100,000 भी है तो वो इन हैंड आते आते आपकी 50,000 हो जाती है, एंड उसके हिसाब से खर्चे होते हैं। तो थोड़ा टैक्सेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोचा तो है ही। जर्मनी सिंगल्स के लिए तो मुझे लगता है नहीं बना है, क्योंकि अगर आप सिंगल्स में हैं तो आप जिनके घर बसे हुए हैं आप उनका टैक्स भर रहे हो। यस तो ये जो टैक्सेस है जो गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करती है वो बहुत ही यूजफुल चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि किंडरगार्टन हो गया, जिनके बच्चे हैं उनको दे गिव मनी हर मंथ 250 यूरोस के अराउंड, या आपको जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है जो कि अराउंड 1,000 मिलती है लोगों को, कि अगर आपके पास जॉब नहीं है देन यू कैन सर्वाइव। एंड देन ऑल्सो पेंशंस जो आप आफ्टर रिटायर हो जाते हैं तो उसके मिलती है। बाकी आप जो टैक्सेस देते हैं उसके थ्रू यहाँ पे बहुत सारा जो कंस्ट्रक्शन और जो रोड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इम्प्रूवमेंट होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। सो दैट मीन्स कि आपका जो टैक्स है वो कहीं अच्छी जगह लग रहा है और आपको पता भी चल रहा है दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड विद दोस टैक्सेस, इट्स नॉट वेस्टेड। हाँ, और यही अगर मैं इंडिया में देखूं तो मैं इतना सारा जो टैक्स पे करता हूं या जितना भी मैं करता हूं उसके अगेंस्ट मेरे को कुछ लगता नहीं है कि हाँ मेरे को कुछ अच्छा इंफ्रा मिल रहा है या इन रिटर्न आई एम गेटिंग सम बेनिफिट्स जो कि वैल्यूएबल होगा जब मैं अर्न नहीं करूंगा। और जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो ये लोग ओल्ड केयर के लिए बहुत पहले से आपको प्रिपेयर कर देते हैं। तो अगर आप इवन प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए जब आप रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलेगी, जो कि शायद इंडिया में अब नहीं है। इंडिया में तो पब्लिक सेक्टर में भी नहीं मिलती है। सो तो वो टैक्सेस आपके बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं फॉर पीपल, अदर पीपल एंड फॉर योरसेल्फ टू। शुरू में तो आप एक और स्ट्रगल जो फील कर सकते हैं वो है आपको हाउसिंग और अपार्टमेंट मिलने में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक अपार्टमेंट के लिए 100-200 लोग अप्लाई करते हैं। एंड फॉर दैट ऑल्सो आपकी पे स्केल कैसी है, आप वो वहाँ रहने के लिए उसको अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप कैसे हैं, आपका इंटरव्यू होता है। तो बेसिकली जॉब ढूंढने से ज़्यादा मुझे लगता है अपार्टमेंट ढूंढना भी यहाँ पे शुरू में बहुत स्ट्रगल
हाँ। देता है। अगर आप यहाँ पे घर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यहाँ के लैंडलॉर्ड्स आपकी सैलरी स्लिप मांगेंगे कि आपकी लास्ट 3 मंथ्स की उन्हें पे स्लिप चाहिए, प्लस यहाँ पे आपका शूफा स्कोर चाहिए। शूफा स्कोर इज़ बेसिकली योर क्रेडिट चेक, क्रेडिट वर्थीनेस, कि आपके ऊपर कोई लोन है नहीं है, आप टाइमली पे कर रहे हैं अपने बिल्स को, वो सब उसमें डिटेल्स में आ जाए। तो बेसिकली आपको लगेगा कि आप एक जॉब के लिए जैसे इंटरव्यू देते हैं वैसे ही एक आप अपार्टमेंट के लिए भी इंटरव्यू दे रहे हैं। एंड द स्ट्रगल इज रियल, आई फील शुरू में तो। हाँ, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है आपके ओनर के साथ में। अब आपका बिहेवियर देखते हैं कि आप यहाँ पे ज़्यादा शोर तो नहीं मचाओगे या यहाँ पे अपने नेबर्स के साथ में अच्छे से रह सकते हो, आप पार्टी पर्सन तो नहीं हो, और आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपकी क्या स्मोकिंग हैबिट्स है। एंड शोर से मुझे एक और जो स्ट्रगल याद आई वो ये है कि अगर आप यहाँ पे संडेज को किसी भी तरह से, चाहे लाउड म्यूजिक हो या ड्रिलिंग हो या वॉशिंग मशीन हो या आप घर में मिक्सी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो बहुत लाउड है तो यहाँ के नेबर्स बहुत जल्दी कंप्लेन करते हैं। पहले तो वो कंप्लेन करेंगे लैंडलॉर्ड्स को, और लैंडलॉर्ड से पहले वो पुलिस को भी कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉर्मल है कि आप ये देखें कि कोई शोर मचा रहा है और उसको चुप कराने के लिए कोई पुलिस आ रही है। सो प्लीज ऑन संडे विच इज द रूहिश्ताग साइलेंट डे जो संडे को बोलते हैं, तो यहाँ पे संडे को साइलेंट डे बोलते हैं, और यहाँ पे कोई भी शोर नहीं मचाता, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी शोर ना मचाएं, क्योंकि अगर आपने मचाया तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सो ये भी एक स्ट्रगल है जो आपको पता नहीं होगा इनिशियली, लेकिन आप जैसे ही रहेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आने लगेगा जब लोग कंप्लेन करेंगे। लास्टली एक चीज़ है जो कि बहुत सारे लोग बात नहीं करते, वो है यहाँ की लोनलीनेस। तो एट टाइम्स आप इंडिया में आप अपनी फैमिलीज के साथ अगर आप रहते हो तो आपको आदत होती है कि आप घुल मिल करके लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के बीच में, कलीग्स के बीच में आप टाइम स्पेंड करें, लेकिन जर्मनी में काफ़ी दिन तक आप अकेले रहते हैं। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल है। अगर आप मान लीजिए फैमिली के साथ आ रहे हैं तो इतना नहीं फील करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, और सिंगल आप कैसे आ रहे हैं, अगर आप जॉब प्रोफाइल में आ रहे हो, आप एज स्टूडेंट आ रहे हो, तो फर्क हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आप थोड़े बहुत फ्रेंड्स बना सकते हैं एंड देन यू कैन एंजॉय। लेकिन अगर आप एज अ यंग प्रोफेशनल आ रहे हो, आप जॉब करने आ रहे हो और आप सिंगल हो, तो थोड़ा थोड़ा आपको टाइम ऐसा लगेगा कि आपकी जो इनिशियली जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी आपको खराब लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको लोनलीनेस फील होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना एफर्ट नहीं डालते हैं फ्रेंडशिप करने में, तो आपको वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बट या धीरे धीरे जब आप यहाँ रहेंगे तो आपकी आदत सी बन जाएगी, एंड देन यू मे नॉट फील दैट काइंड ऑफ लोनलीनेस, बट शुरू में तो बहुत फील होने वाला है, क्योंकि वेदर भी बहुत ज्यादा गवर्न करता है कि यहाँ पे आपका मूड कैसा है। क्योंकि अगर आप विंटर्स है तो बहुत ज्यादा आपको डिप्रेसिंग सा लगेगा, क्योंकि ठंड है, लोग दिखेंगे नहीं। समर्स में यूरोप तो बेस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने आते हैं। मतलब एक्सट्रोवर्ट हैं और आपको फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है और घूमना अच्छा लगता है, देन दिस प्लेस इज फॉर यू। लेकिन अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको खुद के सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी यहाँ जो धूप नहीं आती उसकी वजह से भी बहुत डिप्रेसिंग माहौल हो जाता है कभी-कभी। जर्मनी में आने के बाद मुझे पता चला कि धूप की क्या एक्चुअली वैल्यू है, धूप से कितना आपको लाइवली। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये ग्रे वेदर दिखता है, हमेशा मोस्टली ऐसे ही रहता है, और अभी तो स्नो नहीं हो रही है, फिर स्नो होने लगती है तो और ज्यादा ठंड बढ़ने लगती है। बट थैंक्स टू जर्मनी, अनलाइक यूके जहाँ पे हर समय मैं सुनता हूँ, अपने फ्रेंड से बात करता हूँ तो बारिश ही बारिश होती है, तो एटलीस्ट यहाँ पे हमेशा बारिश तो नहीं होती है। हाँ, बारिश नहीं होती है, बट वही है कि वेदर थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे हमारे जैसे कंट्री के टेम्परेचर से आएंगे तो यहाँ को आपको थोड़ा सा वेदर ऑड या ऑकवर्ड लग सकता है शुरू में। तो सजेशन यही रहेगा कि आप अपने आप को एंगेज रखिए विंटर्स में स्पेशली, या तो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में, लोकल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो प्लीज़ जिम ज्वाइन करिए या किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में खुद को एंगेज करिए, या स्कीइंग के लिए जाइए। जब शुरू में आते हैं आपके पास बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं, और जब आप सेटल होने की कोशिश करते हैं तो आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं लोनलीनेस। लेकिन यहाँ इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रगल जो मुझे लगता है आप किसी भी फॉरेन कंट्री में फील करेंगे। यहाँ थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम, बट वो शुरू के 6 महीने रहता है, उसके बाद यू गेट बेटर विद इट। तो हर्षिता, सवाल ये है कि इतनी स्ट्रगल्स अगर हैं तो हमारे व्यूअर्स को बताओ कि जर्मनी आना भी चाहिए, और आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए? आई मीन शुरू में तो हर जगह स्ट्रगल होता है, यहाँ मे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो आपको स्ट्रगल, लेकिन शुरू में जो स्ट्रगल्स हैं वो तो हैं, लेकिन जैसे ही आप यहाँ रहने लग जाएंगे ना तब आपको आदत पड़ जाएगी यहाँ पे, और आपको जो यहाँ का जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो सिक्योरिटी, जो सेफ्टी है, वो वर्थ इट लगने लगेगी जो शुरू के स्ट्रगल्स थे। तो जैसे ही आपकी आदत बन जाती है ना तो आपको लगेगा कि जर्मनी से अच्छी कोई जगह है ही नहीं रहने के लिए, और आपको जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है अगर आप उसको ओवरकम कर लें देन दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बी। हैविंग सेड दैट, सैलरीज कम है, लेकिन सैलरीज जितनी भी मिलती हैं आपको बहुत सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योर्ड है, जो यहाँ का वर्क काउंसिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे उतना रश नहीं है, लोग इतना भाग नहीं रहे हैं किसी चीज़ के पीछे, तो आप अपनी लाइफ अगर अच्छे से स्लो और इन्जॉय करके रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई प्लेस नहीं है इन अब्रॉड। आई थिंक हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, एंड इसी के साथ हम ये अपना ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड होप टू सी यू गाइज अगेन। अंटिल देन, ciao, ciao, and see you in the next video. Bye.